हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद अंजना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। D2+ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई है, जिसमें पीवाईक्यू है। ठीक है, इसके जो 4 ऑप्शन होते हैं मैं उनको डिटेल में करा रही हूँ, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये वाली सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं 7 पार्ट्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 8th पार्ट है। ठीक है, इसके बाद मैं सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसमें भी मैं 8 पार्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए रामबाण सीरीज है। ओनली इसमें क्या है, पीवाईक्यू है जो 2026 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके पीवाईक्यू हैं ये। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। इसमें भी मैं 4 ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। इसमें टीजीटी पीजीटी 2026 के पीवाईक्यू हैं, देन आफ्टर टीजीटी पीजीटी 2025 के पीवाईक्यू हैं। तो ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाली सीरीज बहुत रामबाण होने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसको स्किप ना करें। एग्जाम्स से पहले अभी से इनको क्या है, पीवाईक्यू को करते रहें। पीवाईक्यू से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस टाइप से आ रहे हैं, किन किन टॉपिक से आ रहे हैं। उन टॉपिक्स में भी सब टॉपिक होते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है तो हमें वो पीवाईक्यू से ही फाइंड आउट होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए रामबाण सीरीज है, तो इसको जरूर करके जाएं। आज की वीडियो में हम जीके जीएस की क्या है, पीवाईक्यू करेंगे, जो कि 2026 में एग्जाम हुआ था उसी के पीवाईक्यू हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देरी न करते हुए आज हम सॉल्व करेंगे टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के जीके जीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। शिफ्ट थी इसकी 5 to 7 PM, डेट 14 मार्च को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 2026 में। तो आज हम इसके पीवाईक्यू करेंगे जीके जीएस के। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है। यानी इसमें यह पूछा गया है कि जब एटम्स को 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में रासायनिक रूप से मिलते हैं, यानी केमिकली कंबाइन किए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहा जाता है, उसे कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स दैट मेक इट। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं तो यौगिक यानी कंपाउंड बनता है। यौगिक के गुण उसके मूल तत्वों से अलग होते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। यहाँ पर देखिए मिक्सचर की डेफिनेशन है, तो इसको करके चाहिए एलॉय की, और यहाँ पर एलिमेंट की, ये सारे ही दे रखे हैं, तो आप इनको एक बार रीड कर लेना। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, अपकमिंग एग्जाम्स में क्या है, ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो ऑप्शन दे रखे हैं ना यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, कंपाउंड से रिलेटेड पूछ लिया, और नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि एलिमेंट जो 1 टाइप का जो एटम है, ओनली 1 टाइप का एटम कंटेन रहता है, वो कौन सा फॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको जरूर करके जाएं। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस देश को उसके नवाचारपूर्ण भाषा शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सीजोंग लिटरेसी प्राइज प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 में पूछा है कि ये भाषा शिक्षा कार्यक्रम के लिए इनको मिला है। ठीक है, यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज। ठीक है, ये किसको मिला है, केन्या को, थाईलैंड को, या टर्की को, या ब्राजील को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 ऑप्शन, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड को मिला है ये वाला अवार्ड। किसके क्षेत्र में मिला है, भाषा शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, बायो स्पेक्ट्रम एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के बायोटेक क्षेत्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला है। तो ये क्या है, करंट के क्वेश्चन है, तो इसको मैं 4 ऑप्शन को डिटेल में नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ये करंट्स के हैं, लास्ट 1 ईयर के। चाहे आप टीचिंग नॉन टीचिंग किसी भी एस्पायरेंट्स के लिए लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर जरूर करके जाना, क्योंकि इससे नॉन टीचिंग में कम से कम, नॉन टीचिंग में क्या है, कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही टीचिंग में 4 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर करके जानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का, जो बायो स्पेक्ट्रम एक्सीलेंस अवार्ड 2025 जो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के बायोटेक क्षेत्र के पहलू पर प्रकाश डाला है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज। ठीक है, भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता एवं नवाचार क्षमता। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2024 की भाषाविद विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित में से किस भाषा को संशोधित मानदंडों के अनुसार शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की अनुशंसा की है। तो यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज पूछी जा रही है हर एग्जाम में, चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो। 2025 में टीचिंग में क्लासिकल लैंग्वेज से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और MTS के एग्जाम्स जो मैंने सॉल्व कराए हैं उसमें भी क्लासिकल लैंग्वेज से
क्वेश्चन बने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके ज़रूर जाएं। कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज किस ईयर में आई थी और उसके क्या क्या मानदंड होते हैं, जो कि क्लासिकल लैंग्वेज एक बनती है, एक लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, उसके मानदंड क्या क्या हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, इसको जरूर करके जाएं। तो 2024 में जो क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी, इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मराठी को बनाया गया है, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ ये पहले से ही हैं, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज। इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी क्लासिकल लैंग्वेज की, ठीक है, जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। कौन कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज हैं और उनके मानदंड क्या क्या होते हैं, वो सब एक वीडियो में मैं कवर करा दूंगी। 5th क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये माना हुआ उपन्यास है, ठीक है, निर्मला, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ये लिखा था 1927 में, ठीक है, निर्मला उपन्यास। ये सामाजिक उपन्यास है और इसमें क्या है, दहेज प्रथा होगी, बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है निर्मला उपन्यास में, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के अंतर्गत सिक्किम को कौन सा विशेष दर्जा दिया गया था? सिक्किम को शहर राज्य या एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, ये केंद्र शासित प्रदेश, तो ये यूनियन टेरिटरी तो अब तक नहीं बना है, तो उस टाइम पे भी नहीं बना हुआ था। पूर्ण राज्य भी नहीं बना था, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोटेक्टोरेट यानी स्वतंत्र संरक्षित राज्य, तो ये भी नहीं था। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35वें अमेंडमेंट में 1974, ठीक है, इसमें क्या है, सिक्किम को शहर राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद में इसमें भी संशोधन हुआ 36वें अमेंडमेंट यानी कि 1975 में, ठीक है। 35th अमेंडमेंट 1974 में क्या हुआ था, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। इसके बाद में 36th अमेंडमेंट 1975 में इसको क्या है, पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो पूर्ण राज्य सिक्किम कब बना था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 35th अमेंडमेंट के बारे में पूछ लिया है, तो यहाँ पर 36th अमेंडमेंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर सिक्किम से रिलेटेड पूछ रहा है तो सिक्किम का जो दूसरा पूर्ण राज्य कब बना ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है D2+ भी, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण राज्य जो बना था सिक्किम 36th अमेंडमेंट 1975 के तहत बना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन दे रखी है। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को शहर राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। बाद में 36वें अमेंडमेंट 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया, यानी पूर्ण राज्य बन गया था। 7th क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में इसरो ने LVM-3M6 रॉकेट के माध्यम से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन के तहत किस देश के वाणिज्यिक उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स। में मार्च में एग्जाम हुआ था इसका और ये दिसंबर की करंट है, ठीक है, 4 मंथ्स पहले की, यानी लास्ट 1 ईयर की करके जानी है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2025 की कार्यशाला में पारसी समुदाय को लघु व्यवसायों के लिए ऋण संबंधी जानकारी किस संगठन ने दी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, ठीक है, NMDFC मोमा, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 का नेशनल बुक अवार्ड किस पुस्तक को मिला है? तो यहाँ पर 9th का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस। ये है ओमार एल अक्काद की बुक है, ठीक है, ओमार एल अक्काद की बुक है, वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस। तो इसे क्या है, नवंबर 2025 में नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 का नेशनल बुक अवार्ड मिला है। अब ये बुक ऐसे भी आ सकती है अपकमिंग एग्जाम्स में, ये बुक का नाम दे दिया जाएगा और ये आपको राइटर पूछ लिए जाएंगे कि इसके ऑथर कौन है, कि वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस बुक किसने लिखी, जिसे 2025 में नेशनल बुक अवार्ड मिला था। तो ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, द डायमेंशन T रिप्रेजेंट्स विच फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो डायमेंशन T है किस भौतिक राशि को दर्शाती है? तो आपको पता है T क्या है, टाइम को दर्शाती है, ठीक है, किसको, टाइम को, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट था इसका, टाइम, और बाकी के डायमेंशन दे रखे हैं तो आप इनको भी रीड कर लेना, ठीक है। टॉर्क का पूछ सकता है, टेंशन का पूछ सकता है, टेम्परेचर का पूछ सकता है, थीटा होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको भी कर लेना। ये ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि इन ऑप्शन को जरूर करके जाना है। दाफलफ पहाड़ियां मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में स्थित हैं जिनकी दक्षिणी ढलानें असम की सीमा तक फैली हुई हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाफला पहाड़ियां हैं जो वो कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में, यानी इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो दाफला पहाड़ियां हैं वो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, इनकी दक्षिणी ढलानें असम की सीमा तक फैली हुई हैं, इनका नाम नीशी या फिर दाफला जनजाति के नाम पर पड़ा है, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र
शासित प्रदेशों के नाम तथा उसकी क्षेत्र सीमाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है, शेड्यूल को जरूर देख करके जाना है, ठीक है। किस शेड्यूल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्रीय सीमाएं, वो फर्स्ट में है, ठीक है। फर्स्ट का है, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसके जो क्षेत्रीय सीमा है उनके बारे में, ठीक है। अब हम सेकंड शेड्यूल में क्या दे रखा है, क्या है, वेतन से रिलेटेड है। वेतन और भत्ते, जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनको क्या है, वेतन और भत्ते मिलते हैं, ठीक है, सेकंड में। थर्ड में क्या है, थर्ड शेड्यूल में शपथ, ओथ ली जाती है, ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्णन है, ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में। तो ये शेड्यूल भी जरूर करके जाने, यानी शेड्यूल वाला जो चैप्टर है जरूर अनुसूची वाला, ठीक है, अनुसूची जरूर करके जानी है। 4-5 टॉपिक ऐसे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपको करके जाने हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक हैं ये, ठीक है। एक तो होगी अनुसूची, अनुसूची करके जानी है, ठीक है, अनुसूची यानी शेड्यूल। दूसरा है भाग यानी पार्ट करके जाने हैं। नंबर 3 है क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नंबर 4 है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य एंड मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो ये वाले टॉपिक जरूर करके जाना। ये 5 टॉपिक हैं, ये हैं 5, 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक जरूर करके जाना। इसमें से 1 to 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे पार्ट से आए, चाहे शेड्यूल से आए, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इनसे चाहे अमेंडमेंट पूछ ले, चाहे आर्टिकल्स पूछ ले, ठीक है, या फिर ये मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आता है, तो वो सब कुछ इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। तो इन 5 टॉपिक को जरूर करके जाएं। यहाँ सारा डिटेल में दे रखा है कि फर्स्ट अनुसूची है जो राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उसकी क्षेत्रीय सीमाओं का विवरण दिया गया है। थर्ड शेड्यूल में शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप है। सेकंड में क्या है, संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते हैं। एंड फोर्थ शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्णन करता है फोर्थ शेड्यूल। तो यहाँ पर ये दे रखा है, आप नोट कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन है, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्माता व्यक्तित्व को उनकी जन्मशती के अवसर पर विशेष डाक टिकट से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर विशेष डाक टिकट से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है। यहाँ पर 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है, गुरुदत्त, ठीक है, गुरुदत्त। यहाँ पर इनका डिटेल में दे रखा है तो आप रीड कर सकते हैं इसको। 14th क्वेश्चन है, भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र स्पोर्टिंग, देखो गाइज यहाँ पर है ना, ये भी करंट का 2025 में जो करंट आई थी। यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन है, टीचिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, और यहाँ पर 5 to 6 क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स से आगे जो मैं सॉल्व करा रही हूँ। 5 to 6 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। यहाँ पर 14 क्वेश्चन हम देखेंगे, देखो ये भी करंट का पूछ लिया 2025 का। भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस ऐतिहासिक खेल नीति को मंजूरी दी है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। इसको डिटेल में कर लेते हैं हम। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य क्या है, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना, खेल अवसंरचना को मजबूत करना तथा भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना, ठीक है। 15th क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सबसे अधिक कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत था। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके समय और उससे पहले किस क्षेत्र में, हमारे भारत में किस क्षेत्र में वर्क फोर्स सबसे ज्यादा था। तो सबको पता है यहाँ पर एग्रीकल्चर में था, फोर्थ इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल जो सेक्टर था इसमें वर्क फोर्स सबसे ज्यादा था, 70 से 75% वर्क फोर्स था एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है। ये क्या है, ये सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला कार्य क्षेत्र था एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये डिटेल में दे रखा है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 70 to 75% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत थी, इसलिए कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र था। ये तो किसी को नहीं भी आता है तब भी पता होनी चाहिए ये, ठीक है। 16th क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम यानी माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर DHRUV यानी ध्रुव 64 किस संगठन ने विकसित किया। यहाँ पर क्या है, ध्रुव 64 है जो ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और ये स्वदेशी है यानी हमारी इंडिया का ये पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है ध्रुव 64। ये किस संगठन ने विकसित किया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDEC ने, ठीक है, CDEC ने किया है ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, तो ये ध्रुव 64 है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है।
इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सीटेक ने माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 विकसित किया। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर था जो वो 2 ऑप्शन सही था, सीटेक। ठीक है। 17th क्वेश्चन है, इंडो गंगा मैदान को अभिवृद्धिजन्य मैदान एग्रीडेशनल प्लेन कहा जाता है। इसका मुख्य अर्थ क्या है? ठीक है, यानी इंडो गंगा है, जो इंडो गंगा का जो मैदान है वो अभिवृद्धिजन्य मैदान यानी एग्रीडेशनल प्लेन कहा जाता है। इसका मुख्य अर्थ क्या है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, ये क्या है? इट वॉज फॉर्म्ड बाई दी डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। ठीक है, यानी यह नदियों द्वारा लाई गई अवसादों के निक्षेपण से बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अभिवृद्धिजन्य मैदान कहा जाता है इंडो गंगा को। ठीक है, इंडो गंगा मैदान है जो उसको अभिवृद्धिजन्य मैदान कहा जाता है। इसका जो मुख्य अर्थ होता है ये होता है कि ये नदियों द्वारा जो भी डिपोजिशनल लाया जाता है उसके कारण इसको अभिवृद्धिजन्य मैदान कहा जाता है। 18th क्वेश्चन है, च्वार विद्रोह जो एक जनजातीय विद्रोह था निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, जितने भी विद्रोह हैं इनको जरूर करके जाएं। ठीक है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बन रहा है, चाहे वो नॉन टीचिंग का हो। मैंने एमटीएस के जितने भी एग्जाम्स हुए उनकी मैंने जीके जीएस कराई है, उसमें विद्रोह से रिलेटेड कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और देखो ये है टीचिंग का, तो इसमें भी विद्रोह से क्वेश्चन है, तो इस विद्रोह वाली टॉपिक को जरूर करके जाएं। जो च्वार विद्रोह है, जो जनजातीय विद्रोह था, ये इसमें से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, जंगल महल आंदोलन के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, च्वार विद्रोह वर्तमान पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे जंगल महल आंदोलन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि च्वार विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, जंगल महल आंदोलन के नाम से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जंगल महल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, उल गुलान है, जो उल गुलान है ये बिरसा मुंडा का आंदोलन था। ठीक है, पैका विद्रोह जो है ये उड़ीसा का विद्रोह था, और संथाल हल है जो संथाल विद्रोह 1855 टू 56 तक चला था। ठीक है, संथाल विद्रोह। 19th क्वेश्चन, निर्णय के विरोध में जूनागढ़ के लोगों द्वारा बंबई में स्थापित अस्थाई सरकार का क्या नाम था? यहाँ पर क्या है, नवाब का जो निर्णय था उसके विरोध में जूनागढ़ के लोगों ने क्या है, बंबई में एक अस्थाई सरकार बनाई थी, उसका नाम जो था वो आरजी हुकूमत था, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, 1947 में जूनागढ़ के नवाब द्वारा पाकिस्तान में विलय का निर्णय लेने के बाद सामल दास गांधी के नेतृत्व में मुंबई में आरजी हुकूमत नामक अस्थाई सरकार बनाई गई थी। तो इसको डिटेल में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत सरकार द्वारा 1997 में शुरू की गई नवरत्न योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको ये भी पता होनी चाहिए जो नवरत्न योजना है वो कब शुरू की गई थी? तो ये 1997 में शुरू की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसका जो ये किससे संबंधित है, ये इसके बारे में पूछा है। ठीक है, जो नवरत्न योजना है वो किससे संबंधित है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक वित्तीय प्रबंधकीय स्वायत्त देना, यानी इसका क्या है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। नवरत्न योजना 1997 के अंतर्गत चयनित केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक वित्तीय प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान की गई ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। तो इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पर। स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्जाम था टीजीटी का, ठीक है, जो मार्च में हुआ था, उसके मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, क्योंकि टीचिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अभी मैं वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।